Assalamualaikum friends, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of commutative law of dot product. As you know guys, in previous class we have discussed the properties of dot product and we have solved the formula of dot product and we have discussed a few examples and problems on numericals of dot product related to the properties of dot product. Alright, but in this class we are going to start the laws of dot product and the first law is कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, देख लीजिए बेटा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आपने प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मतलब ए डॉट बी, ठीक है, और बी डॉट ए दोनों एक दूसरे के बराबर है। आपने ये कम्यूटेटिव लॉ में प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करके बताना है कि भाई डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से आपने जो है वो देख ली कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये ए डॉट बी। आपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है बारी बारी, वन बाय वन। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है किस पे, डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड अपनी कॉपी कर ली। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने लेफ्ट हैंड साइड से कि बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बेटा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटे डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट वेक्टर होता है, फर्स्ट वेक्टर जो होता है, ये फर्स्ट वेक्टर ये क्या कहलाता है बेटा, रेफरेंस वेक्टर, ठीक है बेटे। ये फर्स्ट वेक्टर रेफरेंस वेक्टर कहलाता है और ये सेकंड वेक्टर जो है ये कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। कंपोनेंट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर जो है यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए आपके पास रेफरेंस वेक्टर है और वेक्टर बी आपके पास कंपोनेंट वेक्टर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में मैंने दो एक्सिस बनाए हुए हैं, एक आपके पास है एक्स एक्सिस और एक आपके पास है वाई एक्सिस। तो रेफरेंस वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और कंपोनेंट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी। तो कंपोनेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके आपको कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, ठीक है, और रेफरेंस वेक्टर वो होता है जिसको हम एक्स एक्सिस में फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक्स एक्सिस था, मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिया, वेक्टर ए को यहाँ पे फॉर्म कर दिया एक्स एक्सिस पे, और वेक्टर बी जो है वो कंपोनेंट वेक्टर है, इसको बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। तो आपको पता होता है कि भाई पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो वहाँ पे हमने पढ़ के आए, वहाँ पे डिस्कस करके आए कि भाई रेफरेंस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस पे प्लेस करते हैं और कंपोनेंट वेक्टर को हम बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो रेफरेंस वेक्टर था, इसको एक्स एक्सिस पे रख दिया, और वेक्टर बी कंपोनेंट वेक्टर था, इसको बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब हमें आगे चलना है और आगे इसको सॉल्व करना है ए डॉट बी को। जब रेफरेंस वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिया, कंपोनेंट वेक्टर को वाई एक्सिस पे प्लेस कर दिया, अब हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स किसके बनेंगे, कंपोनेंट वेक्टर के। कंपोनेंट वेक्टर यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी हमारे पास कंपोनेंट वेक्टर है, तो वेक्टर बी के चलते हैं कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेक्टर बी जो है इसका जो है दो इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर हम वेक्टर बी का कंपोनेंट बनाएं तो देख लीजिएगा कौन सा कंपोनेंट हमारे पास बनेगा, इसको हम कहेंगे बी एक्स, ठीक है। तो वेक्टर बी का जो हमने एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनाया इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर हम वेक्टर बी का कंपोनेंट बनाएं तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हमने कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे बी वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटे, बनाया। और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट बना, इस कंपोनेंट को वेक्टर बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपने क्या करा कि एक वेक्टर जो आपके पास b था विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हमने फॉर्म किया हुआ था। क्यों फॉर्म किया हुआ था? क्योंकि आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने, क्योंकि ये कंपोनेंट वेक्टर है। तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमने इसका कंपोनेंट बनाया, इसको आपने यहाँ पे bx का नाम दिया, और विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हमने इसका कंपोनेंट बनाया, इसको हमने यहाँ पे by का नाम दिया। अच्छा बेटा, तो ये जो रेफरेंस वेक्टर a है और ये कंपोनेंट वेक्टर b है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस वेक्टर है वो a है और जो कंपोनेंट वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर b है। तो आपने रेफरेंस वेक्टर को x एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है और कंपोनेंट वेक्टर को बिटवीन x एंड y एक्सिस प्लेस किया हुआ है, और वेक्टर a और वेक्टर b के बिटवीन, वेक्टर a और वेक्टर b के बिटवीन जो एंगल है बेटे, उस एंगल को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन, मतलब रेफरेंस वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है उसको हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो वेक्टर बी वाई है, वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है बी वाई, ठीक है, इसको एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आएंगे बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं वेक्टर बी वाई को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए हम आगे लेके आए, और यहाँ पे बी वाई को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हैं आगे लेके आए, और बी वाई की टेल को बी एक्स के हेड से यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल एक आपके पास फॉर्म हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल, तो बी क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बी वाई क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। और बी एक्स क्या है यहाँ पे? बेस। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड में हो उस साइड को हम बेसिकली बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आप देखिएगा कि बी एक्स यहाँ पे क्या है? बेस है, और बी एक्स जो है वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट बनाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो वेक्टर बी एक्स जो है इसको यहाँ पे कहते हैं ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, और बी वाई जो है वो इनइफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, बी एक्स इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि बी एक्स रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में है। बी एक्स जो है वो रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में, और बी वाई किसी भी रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है। इस वजह से बी वाई यहाँ पे आपके पास इनइफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये जो बी एक्स है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि भाई ये जो बी एक्स है इसको बी ए भी कहते हैं। ठीक है, बी एक्स जो है इसको बी ए भी कहते हैं। सही है। अच्छा, बी एक्स को बी ए क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें बेटा, बी एक्स जो है वो वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस वजह से वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फॉर्म हुआ उसको हम बी एक्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में एक और वेक्टर फॉर्म हुआ है, वो क्या? रेफरेंस वेक्टर। और रेफरेंस वेक्टर को यहाँ पे आपने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेटा वेक्टर बी एक्स, वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एक्स, ठीक है, पहले तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इस वजह से बी एक्स है। इसको मैंने यहाँ पे बी ए से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब बी ए से रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये बी ए क्यों कहला रहा है? बी एक्स बी ए क्यों कहते, इसको बी ए भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बी एक्स है रेफरेंस वेक्टर की भी डायरेक्शन में। तो बी एक्स दो जो है आप ये कह सकते हैं चीज़ों की डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस वजह से बी एक्स, और ये जो बी एक्स जो है रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में भी है। तो रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन और बी एक्स की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से इसको बी एक्स को बी ए भी कर सकते हैं। बी ए का मतलब बेटा कि कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में? रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। सही है बेटे। तो इस वजह से यहाँ पे बी एक्स, ठीक है, आपके पास कौन सा कंपोनेंट है? इफेक्टिव कंपोनेंट है। बी एक्स कौन सा कंपोनेंट है बेटा? इफेक्टिव कंपोनेंट है। अच्छा, बी ए जो है, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरोहेड आएगा, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म के बजाय मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो एरोहेड नहीं आएगा। अच्छा, अब ये बी एक्स को आपने बी ए से रिप्रेजेंट भी किया, और बी ए को बोला कि आपने कि भाई वेक्टर बी एक्स जो है वेक्टर बी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में।
इसको बी ए से भी आपने रिप्रेजेंट किया, और बी ए से रिप्रेजेंट किया क्यों? क्योंकि ये बी एक्स जो है रेफरेंस वेक्टर ए की भी डायरेक्शन में, और बी ए को कहते हैं क्या है, ठीक है, बी ए को क्या कहते हैं देख लिएगा, ठीक है। बी के बिल्कुल प्रीफिक्स में छोटा सा ए बनाना है, कैपिटल ए होगा, छोटा सा ए, मतलब इसको कहते क्या है कि भाई कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है बेटे, आपने देखा कि बी ए को क्या कहते हैं कि बी ए जो है वेक्टर बी का क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का कंपोनेंट है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, बी ए जो है वेक्टर बी का कंपोनेंट है, वेक्टर बी का कंपोनेंट है बी ए। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में? रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ ए, रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। इस वजह से यहाँ पे बी ए को कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, और करके लिख लीजिएगा, बी ए को कहते हैं कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन किसका प्रोजेक्शन है, किसका कंपोनेंट है? बी ए जो है वो किसका कंपोनेंट है? वेक्टर बी का कंपोनेंट है, सही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, किसकी डायरेक्शन में? रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो दो इसको आप बी ए को, ठीक है, दो तरीके से आप इसको जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए से, कि भाई कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए जो है ये भी बी ए कहलाता है, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यू मे कॉल कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, एक ही बात है। ठीक है, ये वर्डिंग जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में, एग्जाम्पल्स में यूज होती है कि भाई फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए या फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए या ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है बेटे, तो ये इस वजह से, या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी या कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ये जब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब आप जो है वो देखिएगा वहाँ पे वर्डिंग यूज़ होगी, तब आपको जो है फौरन याद आ जाएगा। भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या है? बी ए है। अगर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए है, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बी ए की बात हो रही है। अगर ये हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी की बात हो रही होती है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई। दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आपने जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, और सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले ली, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इस वजह से आपने पहले लिख लिया कि बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए डॉट बी। उसके लिए फिर आपने यहाँ पे बनाई डायग्राम, आपके पास है एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ठीक है, दो वेक्टर थे, वेक्टर ए रेफरेंस वेक्टर, वेक्टर बी कंपोनेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए जो रेफरेंस वेक्टर था उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया। ये देखें आप, ग्रीन से जो वेक्टर ए फॉर्म हुआ है रेफरेंस वेक्टर है, और वेक्टर बी जो ब्लैक से फॉर्म हुआ है ये वेक्टर, ये एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन जो वेक्टर फॉर्म हुआ है इसको हमने कंपोनेंट वेक्टर जो है इसको हमने कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म किया। यहाँ पे वेक्टर बी से इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब वेक्टर बी और रेफरेंस वेक्टर ए के बिटवीन जो एंगल है इसको हमने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाए, क्योंकि ये कंपोनेंट वेक्टर है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स फॉर्म होंगे। तो वेक्टर बी का अपने एक कंपोनेंट बनाया बी एक्स, और वेक्टर बी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस से बनाया बी वाई। अच्छा जी, तो आपने फिर बी वाई को इधर फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बी वाई परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सॉरी बी। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उसको हम यहाँ पे बेस कहते हैं, और वो बेस आपके पास यहाँ पे क्या है? बी एक्स। बी एक्स को बी ए भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में है, रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में। इस वजह से बी एक्स को हम यहाँ पे बी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने बात की कि भाई बी एक्स जो है वो आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है, सही है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो बी वाई लिख लें कि भाई बी वाई इनइफेक्टिव कंपोनेंट है, बी वाई का कोई काम नहीं है हमारे पास, सिर्फ इफेक्टिव कंपोनेंट का काम है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे बी एक्स क्यों है, क्योंकि बी एक्स रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में। बी वाई इनइफेक्टिव क्यों, क्योंकि ये किसी भी रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है। तो इस वजह से बी एक्स को हम इफेक्टिव कंपोनेंट, और अपनी कैलकुलेशन में हम डेरिवेशन में हम बी एक्स को ही कंसिडर करेंगे। वेक्टर बी का मतलब कंपोनेंट वेक्टर का हम इफेक्टिव कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट हमने फॉर्म किए, तो उसमें से जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो लेंगे, और इफेक्टिव कंपोनेंट बी एक्स है आपके पास। बी ए एक्स को बी ए भी कहते हैं, और बी ए क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है बेटे, यहाँ तक जो है वो आके डायग्राम और उससे रिलेटेड जो उसकी जो है वो कंपोनेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी हम लिखेंगे अब एक्सप्लेनेशन, वर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को जो है वो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी जो है वो फिर हम वो ड्राइव करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। ठीक है बेटे, लिख लीजिएगा। कंसीडर two vectors a and b, consider two vectors a and b having different magnitude and direction. Consider two vectors a and b having different magnitude and direction are starting from same point and the angle between them is theta. Are starting from same point and the angle between them is theta, and the angle between them is theta. थीटा की जगह ये सिंबल आपने बना देना है। ठीक है, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेक्टर ए के ऊपर एरोहेड आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए इज अ रेफरेंस वेक्टर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेक्टर ए इज अ रेफरेंस वेक्टर एंड वेक्टर बी इज अ कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बी के ऊपर एरोहेड आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेक्टर ए इज अ रेफरेंस वेक्टर एंड वेक्टर बी इज अ कंपोनेंट वेक्टर। वेक्टर बी इज अ कंपोनेंट वेक्टर। कॉमा डाल के आगे लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बी एक्स के ऊपर एरोहेड आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बी एक्स इज एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी एक्स इज एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी के ऊपर एरोहेड आएगा। bx is an effective component of b because the direction of bx के ऊपर arrowhead, because the direction of bx is similar to the direction of reference vector a. The direction of bx is similar to the direction of reference vector a. a के ऊपर एरोहेड आ जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं इस रिलेशन को ड्राइव करने। आपके पास रिलेशन क्या था, a डॉट बी। ठीक है बेटे, तो a डॉट बी को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। आपने यहाँ पे लिखा a डॉट बी। a जो है वो रेफरेंस वेक्टर है और b जो है वो कॉम्पोनेंट वेक्टर है। तो बेटा हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो रेफरेंस वेक्टर होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में एज इट इज लिख देते हैं। जो रेफरेंस वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में एज इट इज लिख देते हैं। और जो बी क्या है, कंपोनेंट वेक्टर, तो कंपोनेंट वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो कंपोनेंट वेक्टर जो बी है इसका इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है बेटा, बी एक्स। तो बी एक्स लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बी एक्स के ऊपर एरोहेड नहीं आएगा, क्योंकि बेटा देखें डॉट प्रोडक्ट है ना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, स्केलर क्वांटिटी के बराबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा। तो दो वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का रेफरेंस वेक्टर जो है, वेक्टर ए रेफरेंस वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख देते। ठीक है, वेक्टर रेफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म में एज इट इज रेफरेंस वेक्टर को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। और जो कंपोनेंट वेक्टर होता है, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट लिखते हैं। कंपोनेंट वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट था बी एक्स, और बी एक्स को यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, एरोहेड नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने लिखा कि ए डॉट बी बराबर है ए बी एक्स के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे बताएंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई ये जो बी एक्स है ये किसके बराबर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग बी एक्स किसके बराबर है बेटा, बी ए के। तो जहाँ पे बी एक्स आ रहा है
जहाँ पे बी एक्स आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, बी ए। जहाँ पे बी एक्स आ रहा है तो बी एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, बी ए। अब बी ए जो है आपके पास, बी एक्स को ही हम क्या कहते हैं, बी ए, और बी ए या बी एक्स दोनों कहाँ पर हैं बेटा, ये बी एक्स या बी ए क्या है ये बेटा, ये बेस। डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बी एक्स कहाँ पर है, बेस में, ठीक है, मतलब बी एक्स बेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, और बी एक्स या बी ए मतलब बी ए बेस है। तो बेस के लिए जो हम रिलेशन, क्योंकि अब यहाँ पे बी ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और बेस के लिए, और बी ए कहाँ पर है, बेस में, और बेस के लिए हम कौन सा टेक्नोमेट्रिक रिलेशन, कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं बेटा, कॉस का, कि कॉस थीटा बराबर है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं वैल्यूज पुट और सॉल्व करते हैं, बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे साइड में रेफरेंस दे देंगे फॉर बी ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पे यूज़ किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज अगर हम पुट करें तो कॉस थीटा बराबर है, बेस क्या है बेटा, आप देख सकते हैं, बेस जो है बी एक्स, राइट एंगल ट्रायंगल की बेस जो है वो आपके पास क्या है, बी एक्स, और बी एक्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बी ए। तो बेस जो है वो बी एक्स, और बी एक्स को हम बी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास क्या है, बी, ठीक है। और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, एरोहेड नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें आप कि बी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिलेशन को पलट के लिख दें कि भाई बी ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी कॉस थीटा के। बी ए की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, बी ए आपके पास आ गया बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी ए की जगह बी ए की वैल्यू पुट कर दें, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए, और बी ए की जगह क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए डॉट बी, इसको आपने सॉल्व किया और उससे एक इक्वेशन बना ली कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है बेटे। तो ए डॉट बी को आपने सॉल्व किया और ए डॉट बी को किसके बराबर लेके आ गए, ए बी कॉस थीटा के बराबर लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से एक और इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर उनको जो है कंपेयर करा के देखेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेबल, डॉट प्रोडक्ट पे कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है बेटे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी डायग्राम बनाई, एक्सप्लेनेशन लिखी और इसका रिलेशन ड्राइव कर लिया कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है बेटे, राइट हैंड साइड है बी डॉट ए, राइट हैंड साइड बी डॉट ए है। अब यहाँ पे जब बी डॉट ए की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे बी जो है वो रेफरेंस वेक्टर है, और ए जो है वो अब कंपोनेंट वेक्टर है, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि मुझे कैसे पता चला, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसको हम रेफरेंस वेक्टर कहते हैं और जो सेकंड वेक्टर होगा उसको हम कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह से अब राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर उसका रिलेशन भी ड्राइव करके एक और इक्वेशन यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से इक्वेशन नंबर 2 हम फॉर्म करेंगे। चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अच्छा बेटे, तो आपने देखा ये डायग्राम में कि लेफ्ट राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बी जो है वो रेफरेंस वेक्टर था, ए कंपोनेंट। तो रेफरेंस वेक्टर को हमने एक्स एक्सिस पे फॉर्म कर दिया और जो कंपोनेंट वेक्टर था उसको बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया। कंपोनेंट वेक्टर यहाँ पे ए था तो ए को एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन यहाँ पे फॉर्म कर दिया, और रेफरेंस वेक्टर बी था, बी को हमने यहाँ पे कहाँ फॉर्म कर दिया बेटा, बी को हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया
कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंपोनेंट वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वेक्टर ए है आपके पास कंपोनेंट वेक्टर, तो इसका वेक्टर ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ए एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो कंपोनेंट बनेगा ए वाई। बनाते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिएगा कि वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, और वो आपके पास यहाँ पे आ गया, जिसको हम यहाँ पे ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए कंपोनेंट वेक्टर है, इसका आपने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे वेक्टर ए जो आपके पास एक कंपोनेंट वेक्टर है, इसका आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लिया जिसको हमने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल इसी तरह से इसका हम एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बनाएंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आपके पास ए वाई आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आपने बनाया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास आ गया ए एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आपके पास ए वाई। फिर क्या करते हैं, ए वाई को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके जाएंगे। ए वाई को हम एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। सही है। अच्छा, डायग्राम के अकॉर्डिंग अब देखें तो ये आपके पास जो है कंपोनेंट वेक्टर ए है, रेफरेंस वेक्टर बी, तो बी और ए के बिटवीन जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, थीटा से, कि भाई कंपोनेंट वेक्टर ए है, रेफरेंस वेक्टर बी है, इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या है, थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कि भाई ये आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड बेटे परपेंडिकुलर, और इसी तरह से ए एक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाती है बेटा, बेस। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट वेक्टर था बी, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, बी ए से, क्योंकि रेफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में था। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ पे जो ए एक्स है, ए एक्स को हम ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स को हम ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एक्स को ए बी से रिप्रेजेंट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स, कंपोनेंट वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या है, ए एक्स, और ये ए एक्स जो है वो रेफरेंस वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पे ए एक्स को हम यहाँ पे ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट बनाए हमने, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा और ए वाई इनइफेक्टिव। बिल्कुल जिस तरह से वेक्टर बी का जो आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट था वो क्या था, बी एक्स, और बी वाई इनइफेक्टिव। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ए एक्स जो है वो आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है, ए एक्स जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, और ए एक्स को ए बी भी कहते हैं। ठीक है, ए एक्स को ए बी, तो ए बी आपके पास जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बी एक्स को बी ए भी कहते हैं, और बी ए को किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि बी ए क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, कि भाई वेक्टर बी का कंपोनेंट ठीक है किसकी डायरेक्शन में, रेफरेंस वेक्टर ए की डायरेक्शन में, इस वजह से बी ए। अब यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट ए एक्स, इसको बी ए क्यों कह रहे हैं, ए बी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि रेफरेंस वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे ए बी को हम क्या कहेंगे, देखें ए कैपिटल होगा, ठीक है, बी भी कैपिटल, लेकिन बिल्कुल ए के प्रीफिक्स में छोटा सा यहाँ पे बी बनाना है ताकि आपको पता लगे ये ए बी का मतलब क्या है। ए बी का मतलब है बेटा कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट of vector b onto the direction of देख लीजिएगा किसका कंपोनेंट है बेटा, कंपोनेंट किसका है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है ना। ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है, ए एक्स, और ए बी की बात है, ए एक्स किसका कंपोनेंट है, ए का, वेक्टर ए का। तो ए बी भी जो है अगर हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ ए
ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी को हम क्या कहेंगे बेटा, कॉम्पोनेंट, ए का कॉम्पोनेंट किसकी डायरेक्शन में, रेफरेंस वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्या कहलाता है, ए बी। बिल्कुल इसी तरह से और करके लिख लीजिएगा, ए बी को और क्या कहते हैं, ए बी को कहते हैं कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कि ए बी जो है ये क्या कहलाता है बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये क्या कहलाएगा, ए बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर वर्डिंग आ जाए कि कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बी ए की। अगर वर्डिंग आ जाए न्यूमेरिकल में कि कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, ए बी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा बी ए का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, और ए बी का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए बातें याद रखनी है। यहाँ तक आके आपने देखा कि हमने डायग्राम बना ली राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड आपके पास क्या, बी डॉट ए, इसकी डायग्राम बना ली, इसके बारे में जो है इसके कंपोनेंट्स लिख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब हम लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। जिस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्लेनेशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम को एक्सप्लेन किया, बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड की डायग्राम को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हिंट डालें और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें राइट हैंड साइड की। Consider two vectors A and B. Consider two vectors A and B having different magnitude and direction. Having different magnitude and direction. Having different magnitude and direction are starting from same point, and the angle between them is theta. And the angle between them is theta. Two vectors A and B having different magnitude and direction are starting from same point, and the angle between them is theta. Full stop. According to the condition, vector B is a reference vector. ठीक है, B के ऊपर एरोहेड, वेक्टर B के ऊपर एरोहेड आ जाएगा, वेक्टर B is a reference vector and vector A is a component vector. And vector A is a component vector, A के ऊपर एरोहेड आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर A is a component vector, कॉमा डाल के आगे लिखिएगा। According to the diagram, AX is an effective component. AX is an effective component of A. AX is an effective component of A. A के ऊपर arrowhead, AX के ऊपर भी arrowhead. AX is an effective component of A because the direction of AX, arrowhead, because the direction of AX is similar to the direction of reference vector B, is similar to the direction of reference vector B, is similar to the direction of reference vector B. Full stop. ठीक है बेटे, यहाँ तक आगे राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग डायग्राम जो आपने बनाई उसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन लिख ली, उसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने। बिल्कुल जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, अब हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कि भाई बी डॉट ए। अब राइट हैंड साइड में बी आपके पास क्या है, रेफरेंस वेक्टर, और ए जो है वो कॉम्पोनेंट वेक्टर। तो बेटा जो रेफरेंस वेक्टर है उसका तो मैग्नीट्यूड एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज़ आ गया, मतलब रेफरेंस वेक्टर बी है तो बी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में एज इट इज़ लिख लिया। और ये जो आपके पास ए है आपके पास क्या, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग कॉम्पोनेंट वेक्टर, और कॉम्पोनेंट वेक्टर का हम इफेक्टिव कॉम्पोनेंट लिखते हैं। तो कॉम्पोनेंट वेक्टर का दो कॉम्पोनेंट हैं, एक ए एक्स और ए वाई। इफेक्टिव कॉम्पोनेंट कौन सा है, ए एक्स। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट वेक्टर का हम इफेक्टिव कॉम्पोनेंट लिखेंगे ए एक्स, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने रेफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख दिया, कंपोनेंट वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। अब ए एक्स को डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, ए एक्स को हम
ए बी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि भाई ए एक्स जो है उसको ए बी भी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ ए एक्स आ रहा है वहाँ पे हम ए बी पुट कर देंगे। देख लीजिएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए बी, ठीक है, बी ए बी। अब जिस तरह से यहाँ पे बी ए आ रहा था और बी ए की पूरी कैलकुलेशन की, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ए बी की भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब डायग्राम में देखिएगा ए बी कहाँ आ रहा है बेटा, बेस में, ठीक है। ये आपके पास एक कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए जो है वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ए वाई जो है परपेंडिकुलर, और ए एक्स या ए बी आपके पास कहाँ है बेटा, बेस में। तो ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी आपके पास बेस में, और बेस के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, हमेशा हम कॉस का रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे फॉर ए बी की अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस का, क्योंकि ए बी बेस में, और बेस के लिए हम कॉस का रिलेशन यूज़ करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या है, ए बी, आप देख सकते हैं बेस जो है वो आपके पास ए एक्स, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ए बी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेस की जगह बेस की वैल्यू ए बी, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए लिखा, यहाँ पे ए नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशन को पलट के लिख देंगे कि भाई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो ए कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आके आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि ए बी किसके बराबर है, ए कॉस थीटा। ए बी की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे फाइंड की, तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी डॉट ए एज इट इज, बी एज इट इज, और ए बी की जगह ए बी की वैल्यू मतलब ए कॉस थीटा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए एज इट इज, बी को मल्टीप्लाई करना है बी को मल्टीप्लाई करना है ए कॉस थीटा से। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको अरेंज करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो चलें, ये आपके पास आ रहा है आंसर बी ए कॉस थीटा। बी ए को अगर हम अरेंज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं ये आपने राइट हैंड साइड सॉल्व की, और राइट हैंड साइड से आपने एक और इक्वेशन बना ली, जिसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आपने एक चीज़ देखी कि भाई ये देखें राइट हैंड साइड पे आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, बी ए, ठीक है, इसको आपने जो है वो ए बी पलट के लिख दिया, ए पहले लिखा और बी बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। इनको अरेंज क्यों नहीं कर सकते, ये बी ए को ए बी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा ये जो बी डॉट ए है ना, इसमें फर्स्ट वेक्टर रेफरेंस है, सेकंड वेक्टर कंपोनेंट है। फर्स्ट रेफरेंस है, सेकंड कंपोनेंट। अगर इसको हमने ए बी कर दिया, ए पहले और बी बाद में, तो ए बन जाएगा रेफरेंस और बी कंपोनेंट, और ये आपके पास रिलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको बी ए ही रहने देना है, क्योंकि आपने बी डॉट ए आपने यहाँ पे प्रूफ करना है, तो बी डॉट ए ही रहने देंगे, ए को पहले और बी को बाद में नहीं लिखेंगे। तो बी डॉट ए का भी रिलेशन आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और आपने देखा कि बी डॉट ए जो को आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया जिसको, उसका भी रिलेशन यहाँ पे किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो आपने राइट हैंड साइड सॉल्व की, ठीक है, उससे आपके पास बी डॉट ए की वैल्यू आई ए बी कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, उससे आपके पास ए डॉट बी का रिलेशन भी आपके पास क्या आया था, ए बी कॉस थीटा। तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की जो राइट हैंड साइड है ए बी कॉस थीटा ये सेम है। तो इसका मतलब जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे आके हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कराएंगे कंपेयर। आप देख लीजिएगा यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर कराएंगे तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड ए बी कॉस थीटा है, इसकी भी राइट हैंड साइड ए बी कॉस थीटा। जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, बी डॉट ए के। यहां तक आके आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट प्रूव कर दिया
कि भाई कम्यूटेटिव लॉ जो है वो डॉट प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है और आपने इसको प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ तक कॉपी करें और कॉपी करके लिख लीजिएगा, हेंस इट इज़ प्रूव डैट, हेंस इट इज़ प्रूव डैट, हेंस इट इज़ प्रूव डैट कम्यूटेटिव लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपने जो है वो डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ, फर्स्ट लॉ यहाँ तक आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जो फर्स्ट लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में आया हुआ है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपके पास आई हुई है और प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे क्लास को हम एंड करते हैं। यहाँ तक आके आपके पास फर्स्ट लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का आज की क्लास में टॉपिक एंड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस एक न्यूमेरिकल इसका रह गया, न्यूमेरिकल नंबर 2.16। ठीक है, बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 52, न्यूमेरिकल नंबर 2.16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.16 देख लीजिएगा पेज नंबर 52 पे। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए आपके पास गिवन है आई जे के की फॉर्म में, वेक्टर है आपके पास आई माइनस 2j प्लस के ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो बेटा यहाँ पे आपके पास दोनों वर्डिंग लिखी हुई हैं कि भाई प्रोजेक्शन, यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इसको क्या कहते हैं, बी ए। यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे बुक में क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपके पास कहलाता है ए बी। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, ए बी यहाँ पे आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप देख लें, आपके पास वेक्टर ए की जो वैल्यूज़ हैं आई माइनस 2j प्लस के। ठीक है, और वेक्टर भी आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 7k। इसका हम बनाएंगे पहले डाटा, देख लीजिएगा प्रॉब्लम 2.16 और पेज नंबर आपके पास 52। ठीक है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। देख लीजिएगा कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, वेक्टर ए आपके पास है आई माइनस 2j प्लस के। ठीक है, ये आपके पास आ गया बेटा वेक्टर ए, और वेक्टर बी भी गिवन है, क्या है, 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है, तो आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, और क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ज़रा देख सकते हैं बेटा कि ए बी आपके पास कौन से फॉर्मूले में आ रहा है। यहाँ पे जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है, इसमें ये ज़रा देखिएगा, ये स्टेप। ठीक है, इस स्टेप से हमने फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि ए बी आपको फाइंड करना है। तो ए बी आपके पास रिलेशन जो आ रहा है, जो हमने रिलेशन ड्राइव किया, उसमें ए बी किस स्टेप में आ रहा है, इस स्टेप में आ रहा है। तो ये वाला रिलेशन जो है फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि बी डॉट ए किसके बराबर है बेटा, बी ए बी के। ठीक है, और अगर यहाँ पे ए बी के बजाय बी ए फाइंड करना होता है तो हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, अगर बी ए फाइंड करना होता तो ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि अगर एग्जामिनर बोल दे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए फाइंड करें, तो आपने क्या फाइंड करना होगा, बी ए, उसके लिए रिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी, तो उसका मतलब ए बी, इसका मतलब ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या इन डालेंगे। ठीक है, और फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी फाइंड करना है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे बी डॉट ए। बी डॉट ए किसके बराबर है बेटा, बी ए बी के। ठीक है, यही देखें, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि बी डॉट ए किसके बराबर है, बी ए बी के। सही है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि भाई बी डॉट ए बराबर है अगर बी ए बी के, तो आपने क्या फाइंड करना है,
ए बी फाइंड करना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला बनाए, तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब बी नीचे आके डिवाइड होगा बी डॉट ए से, तो रिलेशन को पलट के लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिएगा, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय बी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई ए भी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो आपके पास आपने रिलेशन यूज़ किया कि बी डॉट ए बराबर है बी ए बी के, ये बी मैग्नीट्यूड है, ए बी का भी क्या है मैग्नीट्यूड, और बी डॉट ए ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, सही है। तो आपने बी का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ए बी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, रिलेशन को पलट के लिख दिया बी डॉट ए अपॉन बी, ठीक है। तो ए बी का फॉर्मूला बना लिया बी डॉट ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये फॉर्मूला बना तो आपने अगर ए बी फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या चाहिए होगा बी डॉट ए, और बी डॉट ए आप इजीली फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिर्फ बी लिखा हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड भी आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे बी डॉट ए, उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, और जो लोग बेटे इसके आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं वो खुद सॉल्व करिएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं जो है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा बोर्ड पे। अच्छा बेटे, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, बी डॉट ए फाइंड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में बी डॉट ए, तो बी डॉट ए आपने फाइंड करना है। बी डॉट ए कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिएगा बेटा। बी डॉट ए पहले आ जाएगा आपके पास वेक्टर बी आपके पास है 4i, बी डॉट ए पहले वेक्टर बी आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 7 के, फिर इसके बाद वेक्टर ए आ जाएगा, वेक्टर ए आपके पास क्या है i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। आपने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। बी डॉट ए इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि बेटे आई की वैल्यू को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह जे की वैल्यू को जे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह के की वैल्यू को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4i को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे, i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे 4 1 ज़ा 4, ठीक है बेटे। i डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, और j डॉट जे किसके बराबर होगा बेटा 1 के, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 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 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7, k डॉट के किसके बराबर होगा 1 के, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको जब ऐड करा देंगे तो 4 प्लस 8 12 प्लस 7 आपके पास आंसर आ जाएगा b डॉट ए का, और b डॉट ए आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और आंसर क्या आ रहा है आपके पास 19, ठीक है। तो b डॉट ए का आंसर आपके पास आ गया 19। अब आपने देखें न्यूमरेटर की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, डिनोमिनेटर में b मतलब b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है वहाँ पे लिख देंगे फॉर b इक्वल्स टू समा, और b का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, रूट के अंदर i j k की वैल्यूज़ का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है बेटे।
आई जे के की वैल्यू का कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे आई के साथ क्या है, सॉरी बी के, वेक्टर बी की बात हो रही है, तो वेक्टर बी आपके पास, वेक्टर बी में आई का जो कोफिशिएंट है 4, जे का कोफिशिएंट -4 और के का कोफिशिएंट 7। आई का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है 4, जे का कोफिशिएंट क्या है -4, ठीक है, और के का कोफिशिएंट क्या है बेटा 7, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16। आई जे और के इनके मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 7 का स्क्वायर क्या है बेटा 49, ठीक है। 16 प्लस 16 आपके पास आंसर आ जाएगा 32, 32 प्लस 49 आंसर आ जाएगा 81। 81 का अगर हम रूट लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब को हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 81, और 81 का हम रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 9। तो b की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, b की वैल्यू आ गई 9। ये फार्मूला लिखेंगे दोबारा, फार्मूला क्या है आपके पास, ए बी बराबर है b डॉट ए अपॉन b। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि भाई ए बी इक्वल्स टू बी डॉट ए की जगह बेटा बी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 19 और बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया 19/9। इनको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन ये है कि इसको यही फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ दें, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आपने 2.16 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। पेज नंबर 52 पे जो थी कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड, तो डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ का टॉपिक यहाँ तक आके आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का एक टॉपिक रह गया है, वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। 2 लॉज थे, एक कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और डॉट प्रोडक्ट का फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह जाएगा, कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, क्लास को यहाँ पे हम करेंगे एंड, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, पूछना है, ठीक है। आप लोगों को इससे पहले जो है वो मैंने कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क में भी दिए, जैसे 2.13, अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी क्यूरीज जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है बेटे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ठीक है। और चैनल अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कम्यूटेटिव लॉ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।